कोई मुद्दा उठा रहा है और कोई नहीं उठा रहा है। जिंदा और मुर्दा में फर्क कुल इतना ही है। आपके भीतर कम कम ये बात तो नहीं आ गई है कि कैमरे पे भी जो है दिखाई पड़ो, लिखा जो है बहुत बेअसर हो रहा है, लिखे का जो है असर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, और नई पीढ़ी के पत्रकार जो है वो देखे को ज़्यादा पहचानते हैं, लिखे को कम। तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए भी तो नहीं हो रहा है ये। तो मुझको पॉपुलैरिटी से परहेज नहीं है, एलर्जिक नहीं हूँ मैं पॉपुलैरिटी से। शोहरत बहुत अच्छी चीज़ है, और शोहरत से ज़्यादा वो पैसा अच्छा है जो यूट्यूब दे सकता है। मैं उसके सपनों में जी रहा हूँ अभी। ये माध्यम के खिलाफ हुआ करते थे, लगभग खिलाफ हुआ करते थे। आपने चैनलों पर जाना बंद कर दिया, बाइट देना बंद कर दिया, और अब आप उसी माध्यम को अपने लिए जो है आपने चुना है। उस अखबार के लिए लिखते आया हूँ, उस कागज़ पे छपते रहा हूँ जो ठीक 24 घंटे के बाद बच्चे का पखाना फेंकने के काम आता है, रोटी बांधने के काम आता है, जो पानी बिखर जाता है तो उसको सोखने के काम आता है, वो लुगदी बन जाता है। नमस्कार। पत्रकारिता की दुनिया तेजी से बदली है, और इस बदलाव के दौर में ऐसे ऐसे लोग बदल गए जिनके बदलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार जी ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर 40-45 साल तक प्रिंट की पत्रकारिता करने वाले पत्रकार सुनील कुमार, जो अब तक मीडिया के इन तमाम माध्यमों को नकारते रहे हैं, या कम से कम मीडिया के दायरे से अखबार को बाहर आने की बात करते रहे हैं, उनको आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई? सुनील कुमार जी, 45 साल आपने पत्रकारिता की, प्रिंट की पत्रकारिता की। अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका नाम लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं। एक शीर्ष पत्रकार के रूप में आपको जाना जाता है। आपको ये क्या ज़रूरत पड़ गई यूट्यूब में आने की? ये एक बड़ा सवाल कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं जो आपके और हमारे रिश्ते को जानते हैं। देखिए, इसकी ज़रूरत कई वजहों से पड़ी। पहली वजह तो यह है कि मुझको नई टेक्नोलॉजी सीखने का कुछ शौक़ रहा है पहले से भी। तो अपने वक्त के थोड़ा पहले मैं सीखते आता था चीज़ों को, और यूट्यूब का जो जर्नलिज़्म है इसको मैं बहुत देर से सीख पाया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अखबार के पन्ने सिमटते चले गए हैं, उनमें छपने की गुंजाइश धीरे धीरे कम होते जा रही है। किसी एक विषय पे मैं एडिटोरियल ज़्यादा लंबा लिखता हूँ, साल में करीब 360 दिन लिख लेता हूँ, लेकिन फिर भी लिखने की क्षमता और हसरत दोनों कुछ बाकी रह जाते हैं। इसलिए मुझको लगा कि एक ऐसा कोई माध्यम ढूंढना चाहिए जिसमें मैं प्रधानमंत्री तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे भी मन की कुछ बात है तो मैं उसको लोगों के सामने रख सकूँ। इस नाते भी मैंने यूट्यूब पर आकर कुछ बोलना, कुछ लोगों को इंटरव्यू करना शुरू किया। अखबार की एक व्यवहारिक दिक्कत यह है कि किसी को इंटरव्यू करना आसान है, उस इंटरव्यू को ट्रांसक्राइब करना, उसको लिखना और छपने देना, ये बड़ा मुश्किल का काम रहता है। और मैंने देखा कि इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग जो है वो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहती है। पूरी ज़िंदगी यही मिट्टी खोदते निकल गई तो अब कुदाली चलाना प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, तो सवाल करने के लिए मुझको उतनी तैयारी नहीं लगती। तो इंटरव्यू करना आसान था, लेकिन उसको ट्रांसक्राइब करना और छपने देना असंभव हो रहा था। मुझको बरसों हो जा रहे थे, मैं मनचाहे इंटरव्यू कर नहीं पा रहा था। तो मुझको लगा ये एक ऐसा तरीका है जिससे मैं कोई नई टेक्निक भी सीखूंगा और मेरी काम की क्षमता का मैं इस्तेमाल कर सकूंगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों ने मुझको एक ये सुनहरा सपना भी दिखाया है कि यूट्यूब कुछ पैसा भी देता है। अगर उसमें पॉपुलर हो जाते हैं वीडियो तो वो 5 पैसा 10 पैसा एक बार किसी के वीडियो देखने पे लोगों को पैसा भी देता है। मैंने छत्तीसगढ़ी गाने बनाने वाले और उनको यूट्यूब पे डालने वालों को लाखों रुपया महीना कमाते देखा है। तो मुझको लग रहा था कम से कम कुछ हज़ार रुपया महीना तो मिलने लगे। तो ऐसी कई मिली जुली वजहें थी जिनकी वजह से मैंने ये करना शुरू किया। लेकिन क्या ये मामला जो है केवल इंटरव्यू तक सीमित है? केवल इंटरव्यू ही करेंगे आप यूट्यूब चैनल में, या कुछ और भी करने की तैयारी है? देखिए, दो चीज़ है। एक तो मैं वीडियो एडिटोरियल किस्म का कर रहा हूँ, 5 मिनट 7 मिनट का एक वीडियो जनहित याचिका के नाम से मैं लोगों को सोचने पे मजबूर करने के लिए करता हूँ।
कि जनहित के किसी मुद्दे पर लोगों को सोचना चाहिए। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को देखते हुए लोगों का सोचना करीब करीब बंद हो रहा है। वो सोचने के लिए नहीं रह गए हैं। यानी मुझको लगता है कि टीवी के अधिकतर चैनल हिंदुस्तान के जितने मैं देखता हूँ, उनमें मुझको ये लगता है कि वो बड़े सावधानी से उनके एडिटर्स काम करते हैं कि हमारे दर्शक कहीं कुछ सोचने ना लग जाएं। उनके सोचने में कहीं उनके दिल दिमाग को मेहनत मशक्क़त कसरत ना करनी पड़े। तो इसलिए मुझको लगा कि कई और लोग कर रहे हैं इस काम को, मैं कोई ना अनोखा हूँ ना मैं इसका कोई पायोनियर हूँ, बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझको लगा कि ऐसी एक ज़रूरत है कि मैं लोगों के सामने किसी मुद्दे को उठाऊं, उसको जनहित याचिका के रूप में उठाऊं, क्योंकि मेरी अदालत तक पहुंच नहीं है, दौड़ नहीं है, ना उतना वक्त है ना उतना पैसा है, तो इसलिए भी उसको किया। दूसरा, इंटरव्यू हमेशा से मेरा पसंदीदा माध्यम रहा, तो मैं इंटरव्यू तो हमेशा ही करना चाहता हूँ। अभी बीच में कुछ दिन मैंने एक एक दिन में 2-2 इंटरव्यू भी कर लिए, दूसरी रिकॉर्डिंग के अलावा, अखबार का एडिटोरियल लिखने के अलावा। तो जितने घंटे मैं इंटरव्यू करता हूँ उतना थकान घट जाती है और ऊर्जा बढ़ जाती है पसंदीदा काम होने से। लेकिन मैं इसको किसी भी तरह से, सरकारी विज्ञापन, कारपोरेट विज्ञापन, उनके भरोसे पे चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जो आपने कहा कि मैं अखबारों को मीडिया नाम के अम्ब्रेला से बाहर निकलने की बात कहता हूँ, तो बात एकदम सही है। मैं आज भी चाहता हूँ कि अखबार अपने को प्रिंट कहें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला जो अम्ब्रेला है मीडिया नाम का, उसको छोड़ दें, क्योंकि दोनों के मिजाज बिल्कुल अलग हैं। मैं ये काम जो कर रहा हूँ ये मैं सीधे इश्तहारों के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं किसी के पास जाके खड़े नहीं हो रहा हूँ। तो ये काम मेरे पसंद का है, मेरे शगल का है। क्या क्या मैं यही आपको रोक रहा हूं, क्या ये जो YouTube चैनल है ये पहले अभी तो नहीं आया है, ये पिछले कई सालों से चल रहा था। इस समय में जब छत्तीसगढ़ राज्य में और देश के बाकी राज्यों में भी जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी कोई फंडिंग वंडिंग की है क्या? नहीं, अभी क्या उसकी तक कोई उम्मीद है क्या? अभी तक तो हुआ ये है कि हमको 27-28 हज़ार रुपए के माइक्रोफोन भर लेने पड़े हैं। बाकी सामान हमारे पास पहले से था। हम लोग पहले से कुछ छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते थे, तो अभी तक किसी पार्टी ने फंडिंग की नहीं है। लेकिन मैं आने वाले दिनों को लेके कुछ भरोसे से कह नहीं सकता कि अगर कोई अच्छा हैंडसम ऑफर आएगा तो मैं कितना मना कर सकता हूँ। मतलब आप ये इशारा कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों को कि वो आएं और कुछ मोल भाव भी कर लें? हाँ, अब इशारा कई बार चिट्ठी लिख के होता है, कई बार फ़ोन पे होता है, कई बार ऐसे कैमरे के मार्फत भी इशारा हो जाता है। तो कल के दिन आपको पता लगे कि ये इस यूट्यूब चैनल की फंडिंग कोई कर रहे हैं, हालांकि फंड्स की ज़रूरत इसमें नहीं है। यूट्यूब टेक्नोलॉजी इतनी लोकतांत्रिक है कि करीब करीब बिना लागत के हम लोग इसको कर ले रहे हैं, जो साधन हमारे पास पहले से थे। लेकिन अगर इसका ढांचा बड़ा होगा, बड़ा स्टूडियो बनाना है, बड़े कैमरे खरीदना है, बड़ी वीडियो एडिटिंग करनी है, तो हो सकता है रुपए पैसे की ज़रूरत पड़े। अभी तक किसी ने कांटेक्ट किया नहीं है, इशारा भी नहीं किया है, तारीफ भी नहीं की है। शायद मैं थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हूँ, लोगों को ये नहीं लगता ये आदमी साथ देगा कि नहीं, इसलिए भी नहीं कर रहे हैं। मैं अपने पिछले सवाल पे लौटता हूँ जहाँ मैंने बीच में आपको रोका था। आपके भीतर कम कम ये बात तो नहीं आ गई है कि कैमरे पे भी जो है दिखाई पड़ूं, लिखा जो है बहुत बेअसर हो रहा है, लिखे का जो है असर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, और नई पीढ़ी के पत्रकार जो है वो देखे को ज़्यादा पहचानते हैं, लिखे को कम। तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए भी तो नहीं हो रहा है ये? हाँ, हो सकता है मेरे अचेतन मन में ये बात जरूर बैठी हुई हो, क्योंकि मैं जब सत्ता के इर्द गिर्द भीड़ देखता हूँ और जब मैं ये देखता हूँ कि मुख्यमंत्री से लेके बाकी तमाम लोगों तक जो कैमरे के सामने खड़े रहते हैं, रिपोर्टर्स जो माइक लेके खड़े रहते हैं, उनको सब पहचानते हैं, उनका नाम पहचानते हैं, उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं, उनका सब जगह भारी भरकम स्वागत होता है। हो सकता है मेरे अचेतन मन में ये बात आई हो कि मुझको भी शायद थोड़ा सा महत्व ये कैमरे के माध्यम से मिल जाए। अब ये भी हो सकता है कि ये लगता हो कि ये उम्र और करियर जो है ये दोनों एक मुकाम तक पहुंच गए हैं,
तो अधिक से अधिक मैं जो मोमबत्ती को दोनों सिरे से जलाना बोलते हैं, तो हो सकता है मैं अपनी मोमबत्ती को दोनों सिरे से जला रहा हूँ कि तेज़ी से मैं इसको मोनेटाइज करा लूँ, जैसा कि यूट्यूब के बारे में आप लोग बतलाते हो। तो हो सकता है मैं अपनी क्षमताओं को तेज़ी से मोनेटाइज करना चाहता हूँ। ऐसी कई बातें हो सकती है। यूट्यूब की पूरी एक बाढ़ है। इस बाढ़ में कचरा जो है, जैसा हमेशा हर एक बाढ़ में होता है कि कचरा जो है वो बहुतायत होता है। यूट्यूब पर इतना कुछ फैला हुआ है, इतनी सारी सामग्री है, इतनी सारी खबरें हैं, विचार हैं, उसमें कोई जगह बना पाना कितना आसान है? आपको इतना आसान लगता है कि ये कोई जगह बन पाएगी? देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे गंभीर हिंदी की राजनीतिक पत्रिका दिनमान ही थी शायद। जब दिनमान अपने सर्कुलेशन के पीक पर थी, सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन था, उस वक्त वो मनोहर कहानियाँ के 10% बिकती थी, जो कि लोग केवल ट्रेन के सफ़र में खरीदते थे, घर में गद्दी के नीचे छुपा के रखते थे, और जो ड्राइंग रूम में सजा के रखी जा सकती थी उसका सर्कुलेशन कुल 10% था। तो आप ये मान के चलिए, मानवीय स्वभाव ऐसा है कि उसमें घटिया सामान ज़्यादा बिकेगा। तो मैं YouTube के ज़्यादा पॉपुलर चीज़ों को सबको घटिया नहीं कह रहा। रवीश कुमार जैसों के लिए मेरे मन में इज्जत है। आपने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था कि उनको 8 लाख रुपया महीना या कुछ मिल रहा है YouTube से। अब मैं आप ही के उस पोस्ट को पढ़ के उत्साह में आ गया कि लोगों को लाखों रुपया मिल सकता है। हालांकि मेरी रवीश कुमार जैसी कोई शोहरत नहीं है, मेरे कुल 1700-1800 फेसबुक फ्रेंड हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात, यानी इससे परे की एक बात कहता हूँ। इसको शुरू करने का एक और मकसद है। लोग अपनी डायरी लिखा करते हैं कि दिन भर उन्होंने क्या किया, आज की घटनाओं के बारे में क्या सोचा। मैं एक किस्म से, चूंकि ये सहूलियत मुझको हासिल है कैमरे की और माइक्रोफोन की, मैं एक किस्म से रोज़ की डायरी लिख रहा हूँ। मैं एक ब्लॉग लिख रहा हूँ जिसमें हो सकता है कोई इश्तहार ना मिले, कोई कमाई ना हो। मतलब ये मोनोलॉग है? ये मोनोलॉग, ये स्वांतः सुखाय है। अब इस स्वांतः सुखाय को लोग कितना पसंद करते हैं देखने की बात है। यानी हिंदुस्तान में कई कथाएं और कई काव्य ऐसे स्वांतः सुखाय लिखे गए जो पॉपुलर होने के लिखे गए साहित्य के मुकाबले और ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो मुझको पॉपुलैरिटी से परहेज नहीं है, एलर्जिक नहीं हूँ मैं पॉपुलैरिटी से। शोहरत बहुत अच्छी चीज़ है, और शोहरत से ज़्यादा वो पैसा अच्छा है जो यूट्यूब दे सकता है। मैं उसके सपनों में जी रहा हूँ अभी। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो भी मुझको ज़्यादा अफसोस इसलिए नहीं होगा कि मैं अपनी कोई बात रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। अब मैं, दूरदर्शन तो मेरे मन की बात रिकॉर्ड करेगा नहीं, तो मेरे पास तो यही साधन है अपने मन की बात रिकॉर्ड करने का। आप इसी माध्यम के खिलाफ हुआ करते थे, लगभग खिलाफ हुआ करते थे। आपने चैनलों पर जाना बंद कर दिया, बाइट देना बंद कर दिया, और अब आप उसी माध्यम को अपने लिए जो है आपने चुना है। मैं जितना चैनलों के खिलाफ था उतना ही आज भी हूँ। चैनलों पे नहीं जाता हूँ, बाइट नहीं देता हूँ, वो आज भी कायम है। लेकिन YouTube का चैनल जो है ये हिंदुस्तान के या दुनिया के टीवी चैनलों से अलग है। ये आप भी जानते हो कि इसको बिना 1 रुपए भी खर्च किए ये चैनल बन जाता है। सब लोग जानते हैं, तमाम लोग। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में लोग बना ले रहे हैं चैनल। क्या आपको लगता है जितने लोग YouTube चैनल अपना बना रहे हैं, इनमें से 1%, 0.1% लोग भी किसी टीवी चैनल की कल्पना कर सकते हैं? टीवी चैनल इतना महंगा और इतना बड़ा कारोबार हो गया है कि उसमें बड़े कारोबारी से नीचे किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये टीवी चैनल से बिल्कुल परे है। मैं उस सेंस में इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि इसमें कैपिटल एलिमेंट नहीं है, इसमें कारोबार नहीं है। लोग, अभी 2 दिन पहले मुझको पता लगा गंडई में किसी ने एक YouTube चैनल बनाया है, गांव के लड़के ने, उसमें 90 लाख फॉलोवर उसके हो गए हैं, या हो सकता है 9 लाख हुए हैं। 9 लाख भी मेरे लिए कम नहीं है, मैं तो अभी 900 पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो ये टीवी चैनल की जो हम बात कर रहे हैं ये उससे बिल्कुल ही अलग है। ये कैपिटल इंसेंटिव नहीं है ये। लेकिन
यूट्यूब या फेसबुक या ट्विटर या इस तरह के जितने माध्यम हैं, ये उसी क्रोनी कैपिटलिज्म का हिस्सा है जिसकी चाबी किसी और के पास है। आपकी ये जो पूरी मेहनत है, वो किसी भी दिन यूट्यूब जो है आपके चैनल को सस्पेंड कर देता है और आपकी सारी मेहनत जो है वो हवा हो जाती है। क्या हुआ? एनडीटीवी बेहतर चैनल था बाकी चैनलों के मुकाबले, उसको अडानी ने खरीद लिया, उसके पुराने मालिक पैसा लेके बाहर हो गए। मैं नहीं कहता कि वो घाटे में रहे होंगे या अडानी ने पैसा डुबा दिया, बहुत कामयाब कारोबारी है। हो सकता है किसी दिन ये सारे वीडियो डाउन कर दिए जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तब तक जितने लोग इसको देख चुके रहेंगे। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उस अखबार पे लिखते आया हूँ, उस अखबार के लिए लिखते आया हूँ, उस कागज़ पे छपते रहा हूँ जो ठीक 24 घंटे के बाद बच्चे का पखाना फेंकने के काम आता है, रोटी बांधने के काम आता है, जो पानी बिखर जाता है तो उसको सोखने के काम आता है, वो लुगदी बन जाता है। तो मैं तो पूरी ज़िंदगी ऐसा लिखते आया हूँ जो 24 घंटे में लुगदी बनना तय है। ये तो अभी कम से कम 10 दिन तो यूट्यूब पे है ये। तो मैं इसको लेके निराश नहीं हूँ कि यूट्यूब की टेक्नोलॉजी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कभी ख़राब करेगी, फेसबुक लोगों की रीच को कम कर रही है, ट्विटर लोगों को ब्लॉक कर रहा है। मेरा ये मानना है कि ये सारे लोकतांत्रिक टूल हैं, कम से कम तब तक लोकतांत्रिक हैं जब तक इनका हमला आपके ऊपर नहीं होता है। तब तक हर किसी को लोकतांत्रिक टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। आज पॉलिटिकल पार्टी या आंदोलनकारी दीवारों पे नारे लिखते हैं सब जगह। आपने बंगाल में देखा होगा कि बड़ी सुंदर सुंदर ग्राफिती बनाते हैं। हो सकता है किसी दिन दीवारें ना रह जाएं, तो उस दिन उनको लिखने को नारे लिखने को दीवार नहीं रह जाएगी। लेकिन तब तक क्या वो नारा लिखना बंद कर दें? जिस दिन तक दीवार है उस दिन तक लिख ले रहे हैं, जिस दिन नहीं रहेगी दीवार वो नहीं लिखेंगे। कोई ऐसा कानून बन जाएगा। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के गुमनाम पोस्टरों को उतारने के लिए वहाँ 44 या 100 FIR हुई हैं, 6-7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो जब तक पोस्टर लगाने की छूट है और जब तक आप कानूनन पोस्टर छाप रहे हो तो आप चिपकाओ उसको। जिस दिन नहीं है उस दिन नहीं चिपका पाओगे। इन्होंने गलती की कि गुमनाम पोस्टर छापे हैं, न प्रिंटर का नाम है न पब्लिशर का नाम है, तो अरेस्ट हो रहे हैं लोग वहाँ पे। तो मेरा ये कहना है जितने टूल्स हैं वो अपने आप में इनिशियली तो लोकतांत्रिक हैं। ये सारे औजार हैं, ये कोई मंजिल नहीं है, ये रास्ता एक है। इस रास्ते पे चल के हम जहाँ तक पहुँचें वहाँ तक पहुँचें। आगे पुल टूटा होगा, आगे कहीं सड़क धंसी हुई होगी, इस आशंका में क्यों जिएं? अगर YouTube बंद करेगा कोई और माध्यम निकल जाएगा, तो मैं फेसबुक पे भी मेरी रीच कम हो गई है, ये बात मैं कभी शिकायत नहीं करता। बहुत सारे लोग करते हैं कि उनकी रीच कम हो गई है। मैं क्यों फिक्र करूं रीच कम हो गई है? मैं तो स्वांतः सुखाय लिख रहा हूं। अगर लोगों तक पहुंच रहा है अच्छी बात है, नहीं पहुंच रहा है तो मुझको लिखने का मलाल नहीं है कि क्या ये स्वांतः सुखाय जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये जो नया मीडिया है यूट्यूब, उसमें भी जो है इसी तरीके का बर्ताव हो सकता है? देखिए, मैं तो बहुत कामयाब नहीं रहा। मैंने ये अखबार एक कारोबारी की तरह भी शुरू किया था, अखबार नवीस था मैं। इस बात को मंजूर करने से कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे साथ में काम करने वाले लोग जानते हैं कि मैं कामयाब कारोबारी नहीं रहा। हम लोग वक्त पे तनख्वाह भी नहीं जुटा पाए। तो मैं इस माध्यम को लेके मैं ऐसा चिंतित नहीं हूँ। ये मेरी रोजी रोटी नहीं है। हो सकता है रोटी के ऊपर थोड़ा मक्खन इससे यूट्यूब वाला दे दे तो दे दे, वो एक अलग बात है। लेकिन इससे रोजी रोटी मैं अपनी जोड़ कर नहीं चल रहा हूँ। मैं केवल ये देख रहा हूँ अपने विचार किसी मुद्दे पर सामने रखना, ये मुझको महत्वपूर्ण लगता है। आज जब लोगों का विचार करना भी बंद होते जा रहा है, विचार रखने के पहले लोग डरने लगे हैं, बोलने के पहले डरने लगे हैं। फेसबुक पर, ट्विटर पर किसी की ट्वीट को लाइक करने में लोग डरने लगे हैं। मेरा ऐसा ख्याल है आपसे रूबरू मिलने पे अगर 40 लोग आपको कहते हैं कि बहुत बढ़िया लिखा था ट्विटर पर या फेसबुक पर, तो उसमें से 5 लोग भी लाइक नहीं करते आपको वहाँ पे, क्योंकि वहाँ लोगों को दिख जाएगा कि आपको कौन लाइक कर रहा है। लेकिन आप लिखते हो, मैं लिखता हूँ,
तो मुझको शौक़ है अपने ओपिनियन लोगों के सामने रखने का, विचार सामने रखने का। तो मैं इसको लेके ज़रा भी निराश नहीं हूँ, मैं ज़रा भी डरा हुआ नहीं हूँ। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा दांव नहीं लगाया है कि मैंने घर बार बेच के कर्जा लेके इसको मैं शुरू कर रहा हूँ और ये नहीं चलेगा, मोनेटाइज नहीं होगा, यूट्यूब से छत्तीसगढ़ी गाने जितना पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा। क्योंकि मैं अपना अखबार का काम तो कर ही रहा हूँ और मैं काम के घंटे मेरे बहुत ज़्यादा हैं, सुबह 6 से रात 11-12 बजे तक। तो मैं अखबार, आप भी प्रधानमंत्री की तरह काम करते हैं 18-18 घंटे? नहीं, मैं प्रधानमंत्री की तरह काम नहीं करता, क्योंकि मेरे को मन की बात कहने के लिए तरह तरह के रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। बहुत फर्क है। मेरे पास मोर नहीं है, मैं पाल नहीं सकता, वो राष्ट्रीय अपराध हो जाएगा। तो बहुत बड़ा फर्क है। और आपको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी ने कोई यूट्यूब चैनल किया होता शुरू तो आप सवाल कर सकते हैं इस तरह के? तो मैं बहुत ही अदना सा व्यक्ति हूँ, प्रधानमंत्री के साथ कोई तुलना भी जायज़ नहीं है। और वो उनके पास तो पूरे के पूरे नेशनल चैनल और सारे देश के चैनल सब कुछ उनकी बात के लिए हैं, अखबार ध्यान से सुनते हैं, उसकी खबरें बनती है। मैं बहुत सीमित पहुंच वाला हूं, लेकिन मेरा ये मानना है जिसका जितना दायरा रहता है उस दायरे के बीच उनको बातचीत करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, उनको चर्चा करनी चाहिए, मुद्दे उठाने चाहिए। आखिर कोई मुद्दा उठा रहा है और कोई नहीं उठा रहा है, जिंदा और मुर्दा में फ़र्क कुल इतना ही है। आपने तो पाकिस्तान के कुछ शायरों को पढ़ा होगा जो कहते हैं कि अगर अभी जिंदा है, अभी बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, अगर लब आज़ाद हैं तो बोल। तो मैं अभी खूब बोल रहा हूँ, लेकिन इन सब के साथ एक चीज़ मुझको और लगती है, जब मैं ये कैमरे के लेंस की तरफ देखता हूँ तो बार बार मुझको लगता है कि मैं क्या किसी नार्सिसस कॉम्प्लेक्स का शिकार तो नहीं हो रहा हूँ, मैं आत्ममुग्ध तो नहीं हो रहा हूँ, मैं कहीं मेगालोमेनियाक तो नहीं हो रहा हूँ, ये महत्वोन्माद में तो नहीं फंस रहा हूँ। तो मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि मेरा नाम एक बार तो आना ज़रूरी है कि ये मेरी बात है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे मुद्दों की बात करूँ जो मुद्दा बहुत से लोगों का रहे, अकेला मेरा मुद्दा ना रहे, मेरी तकलीफ़ ना रहे। तो देख के अच्छा लगता है जब ये स्क्रीन पे मैं देखता हूँ अपने आप को, भले 1 मिनट आधा मिनट के लिए देखता हूँ तो लगता बहुत अच्छा है। क्योंकि अब मैं ना टीवी चैनलों पे जाता, ना बाइट देता, तो मेरा चेहरा कहीं भी नहीं दिखता है। अखबार में मैं कॉलमिस्ट लोगों के फ़ोटो छापने के खिलाफ रहा शुरू से, तो कभी मेरी तस्वीर उसमें नहीं छपी। तो ऐसा नहीं कि देख के बुरा लगता है, अच्छा लगता है देख कर। तो अपने आप को देखने की ये जो ख्वाहिश है वो आपको YouTube तक लेकर आ गई। अब सवाल वही है कि पिछले 40-45 सालों से जिन लोगों ने आपको पढ़ा है, हमारा जैसे लोग जिन्होंने पिछले 25-30 सालों से जो है आपका लिखा लगभग सब कुछ पढ़ा है और उसको कई दफ़ा जो है फॉलो करने की कोशिश करते रहते हैं। पत्रकारिता के लिए फिर स्पेस कहाँ है, पत्रकारिता की जगह कहाँ है? पत्रकारिता की जगह जो है अखबार के पन्ने कम होते जाने से सिमटती चली गई, पहला। दूसरी जगह उसकी सिमटती चली गई इश्तहार बढ़ने से। आज किसी भी कामयाब और बड़े अखबार में अगर आप जाके देखें, उनसे पूछें कि आज कितनी न्यूज़ जाएगी, कौन सी लेख जाएंगे, क्या जाएगा, तो आपको बताया जाएगा, विज्ञापन वाले बताएंगे कि किस पेज पे कितनी जगह है। तो पत्रकारिता की जगह तो इस पे सीमित होते चली गई कि लोगों ने इश्तहारों से अंधाधुंध कमाई की। इसलिए कमाई की कि वो प्रिंट को, अखबार को, कागज़ को सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो एक पाठक अपना पैसा देकर अपना अखबार खरीदते, इसके बजाय विज्ञापनदाता उसका पैसा दे रहा है, सरकार उसका पैसा दे रही है, और उसको अखबार जो है 16 रुपये में, 20 रुपये में छपने वाला पेपर लागत वाला, वो उसको 3 रुपये में, 3.5 रुपये में मिल रहा है। और अभी तो पिछले कुछ समय से चलन कम है, इसके पहले तो हीरो का हार, कार, बाल्टी, ये तमाम चीज़ें और उपहार में मिलती थी अखबार खरीदने पे। जिस कारोबार की सारी इकनॉमी उस कारोबार से परे की है। ये न्यूज़ का कारोबार, समाचार और विचार का कारोबार अखबार का अपनी लागत से कहीं नहीं चलता। ये चलता कहाँ से है कि सरकार और कारोबार, इनसे जो विज्ञापन मिलेंगे उनसे सब्सिडाइज करके हम दूसरे अखबार के मुकाबले
अपना अखबार देंगे, तो ये अखबार नवीसी लंबे समय तक ईमानदार नहीं रह सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें मुझको दिक्कत है इसलिए मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें लागत ज़्यादा है, जहाँ कागज़ इन्वॉल्व होता है उसकी लागत ज़्यादा है, वहाँ पे ईमानदारी मुश्किल होते जा रही है, असंभव होते जा रही है, तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं निभेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़ लॉन्ड्री, ऐसे दूसरी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो सब्सक्रिप्शन के आधार पे चल रही हैं कि हम किसी से इश्तहार नहीं लेते, ना सरकार से ना कारोबार से, और हम चल रहे हैं। हो सकता है कि कल के दिन ये यूट्यूब चैनल या वेबसाइट ये इतना पैसा कमाने लगे कि पाठक, दर्शक ये पैसा देने लगे इसके लिए, तो उस दिन हमको भी खुशी होगी, सरकार और कारोबार पे निर्भर न रहें, तो वो एक आदर्श स्थिति होगी। आज हालत ये है कि आप अपने घर में चावल पकाते हो, चावल खाते हो, लेकिन उस चावल के हर दाने पे मान लीजिए अडानी या अंबानी या टाटा या बिरला छपा हुआ आए, क्योंकि उन्होंने चावल को सब्सिडाइज किया है, और आपके पेट में जाके वो टाटा जिंदाबाद बोलने लगे वो दाना, तो कैसा रहेगा। तो आज जो आप अखबार खरीदते हो, जो टीवी चैनल देखते हो, वो यही है। जो यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब अभी तक बिना लागत के चल रहा है, तो इसको किसी सरकार या कारोबार के इश्तहार की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फेसबुक पे मैं लिखता हूँ उसके लिए किसी से पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो परंपरागत माध्यम है, टीवी है, अखबार है, इनको अगर आप देखेंगे तो ये अपने ग्राहक, जो दर्शक हैं, पाठक हैं, ग्राहक हैं, उनके पैसों से परे की इकोनॉमी है। ये बहुत विचित्र इकोनॉमी है। यानी एक किसान अपने खेत में अनाज बोए और उसकी लागत अनाज खरीदने वाले, खाने वाले से न मिले, किसी और से मिले, तो वो अनाज खाने वालों के प्रति कितना जिम्मेदार रह जाएगा, वो कितना सरोकार उसका रह पत्रकारिता जाएगा। से आप निराश हैं? मैं पत्रकारिता से बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ। मैं पत्रकारिता और कारोबार, इनको दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें मानता हूँ। पत्रकारिता एक प्रोफेशन है और पब्लिकेशन जो है वो एक बिजनेस है। तो आप जिसको पत्रकारिता बोल रहे हैं वो शायद इन दोनों चीज़ों के एक मेल को बोल रहे हैं। अगर आप खालिश पत्रकारिता की बात करें तो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई लिख सकते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बीबीसी में लिखते हैं, बीबीसी से आपको जो पारिश्रमिक मिलता है उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपना ब्लॉग बना के लिख सकते हैं, आप फेसबुक पे, ट्विटर पे लिखते ही हैं, आपको किसी से ज़रूरत नहीं है, किसी के मोहताज नहीं है, कोई इनको सब्सिडाइज नहीं करता। लेकिन फेसबुक पे, ट्विटर पे लिख के कमाई तो नहीं होती। हाँ, कुछ लोग, मेरा ऐसा मानना है कि यूट्यूब से शायद कमा रहे हैं। आपने लिखा है अभी कि रवीश कुमार को 8 लाख रुपया कितना महीने का मिल रहा है। हाँ, किसी का किसी शेयर किया। हाँ, किसी एक का, और आपसे ही बात हो रही थी, तो उनको 5-7 लाख रुपया महीना उनको मिल रहा है। तो ठीक है, वो बड़े शहरों में बसे हुए पहले से चर्चित लोग हैं, वो अधिक मेहनत करते हैं, वो फील्ड में अधिक निकलते हैं, मेरे से उनका काम बेहतर है। लेकिन मैं ये मानता हूँ मेरी बहुत लंबी ज़िंदगी काम की अभी बाकी है, और मैं इसको सीख के अपने काम को अभी बहुत बेहतर और कर सकता हूँ और करूँगा। तो हो सकता है कि इससे भी कुछ पैसा मिलने लगे, और नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा आलोक जी कि जिस दिन अखबारी कागज़ इतना महंगा हो जाएगा कि अखबार अपने आप दम तोड़ने लगेंगे। एक समय आपको याद होगा पूरे देश में गली गली में एसटीडी पीसीओ थे, उसमें से एक भी नहीं बचा। उसके बाद गली गली में एटीएम थे। आज अगर आप देखेंगे तो एटीएम का इस्तेमाल करने वाले घट गए हैं, लोग अपने मोबाइल फ़ोन से भुगतान कर दे रहे हैं। एटीएम में नगद निकालने के लिए जाने वाले लोग घट गए हैं। तो टेक्नोलॉजी आपकी सोच को, आपकी लाइफ स्टाइल को, कारोबार को, सबको बदल कर रख देती है। आपको क्या लगता है अभी जितनी बात हम कर रहे हैं, इसको छापने के लिए हमको लुगदी का कागज़ कहीं मिला होता? कौन देता कागज़ इतना उसको छापने के लिए? ना कोई मैगज़ीन इतना छाप सकती है, ना कोई पेपर इतना छाप सकता है। मैं रोज़ 1 घंटे के करीब करीब किसी से बात कर लेता हूँ, या अपनी बात बोल देता हूँ, या किसी विषय का विश्लेषण कर लेता हूँ। कौन सा अखबार मुझको इतनी जगह देगा? जो देश के सबसे बड़े पेपर हैं उसमें संपादक
का संपादकीय जो है वो घटते घटते इतना सा हो गया है, वो पेज के बीच तक नहीं पहुंच पाता है, उसके ऊपर ही कहीं उसको रोक दिया जा रहा है। हफ्ते में 7 के बजाय 5 दिन होने लगा है। मुझको याद है गिरिलाल जैन टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे, वो 6 दिन संपादकीय लिखते थे, 7वें दिन 1 पेज का लेख लिख देते थे, अखबार के 1 पेज का। आज आप कल्पना कर सकते हैं, आज संपादकों को डिपार्टमेंट बतलाते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कि आपका 700 वर्ड से ऊपर का नहीं रहना चाहिए, ये ज़्यादा लंबा है। जो वेबसाइट है उसमें देखते हैं कि किसके एडिटोरियल पे, किसके लिखे हुए आर्टिकल पे कितने हिट्स आए हैं। उन हिट्स को देख के उनको कहा जाता है कि इसका मत छापो, इसका ये करो, कागज़ हमारे पास इतना नहीं है कि इसको बर्बाद करो। तो चीज़ें बदल रही हैं, तेज़ी से बदल रही हैं। और मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि इसके जड़ में, इसके बुनियाद में कागज़ की कीमत, ये सबसे बड़ा है। हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा अखबार होगा और जो सबसे छोटा होगा, इन दोनों की पूरी इकोनॉमी का 75 से 90% कागज़ का दाम है। तो जब कागज़ के दाम आसमान में पहुंचेंगे, कागज़ सीमित बचेगा, तो पूरी इकोनॉमी उसके इर्द गिर्द घूमेगी। तो उस कागज़ का इस्तेमाल लगातार घटते चलना है। तो मैं खुद ही डिजिटल टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश करता हूँ, वेबसाइट सीखने की कोशिश करता हूँ। अभी सवेरे 6 बजे कोई सड़क हादसा होता है तो मैं अपने घर से पोस्ट कर देता हूँ समाचार अपने वेबसाइट पे, उसके लिंक भेज देता हूँ। तो ये सब नया सीखा हुआ है, और इसलिए सीखा हुआ है कि कागज़ पे गुजारा नहीं है। दुनिया में ये कहा गया है कि जो 8 कारोबार जिनका कोई भविष्य नहीं है, उसमें से एक वो है जिसमें कहीं भी कागज़ का इस्तेमाल होता है। आज आप किताबें देख लीजिए, साहित्य की किताब, दूसरे तरह की किताब, 500, 700, 1100 किताब छपती है, और उसके लिए आप देखेंगे बड़े बड़े नामी गिरामी लेखक 24 घंटे सोशल मीडिया पर अपनी किताब को प्रमोट करते हैं। तो आपको लगेगा कि साल में इन्होंने जितने बार पोस्ट किया है, एक बार पोस्ट करने पे शायद 5 किताब भी नहीं बिकी होगी, अगर साल भर में 1100 किताब बिकी है तो। इतनी खराब हालत है। जहां कागज का इस्तेमाल हो रहा है वो धंधा डूबने वाला है। तो मैं ये अखबार जब तक चलेगा तब तक चलेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाला भविष्य जो है वो यूट्यूब जैसे, सोशल मीडिया जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर चलने वाले ऐसे कारोबार का है जिसमें लोगों को बोलने की, लिखने की आज़ादी रहेगी। और जहां कागज़ की लागत के आधार पे कारोबार है, जो लागत को निकाल रहा है सरकार और कारोबार से, पाठक को मुफ्त में देने की कोशिश कर रहा है, तो मुफ्त में दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। बिना प्राइस टैग के कुछ नहीं आता। जो चुनाव के समय वोटर को घर जाके दारू, साड़ी, बिछिया, कंबल देते हैं, वो भी मुफ्त में नहीं देते। वो अगले 5 साल तक लूटने का लीज लेने के लिए उनसे पट्टा लिखाते हैं कि 5 साल हम लूटेंगे। ऐसा कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता। मुफ्त में कोई किसी को सर्दी नहीं देता अपनी, ये स्थिति है। तो अखबार क्या किसी को फ्री में देंगे? वो अपनी आत्मा को बेचते हैं और वहाँ से पैसा लाते हैं। उससे आपसी मुकाबले में वो अखबार को सस्ता निकाल के बेचते हैं। किसी ने लिखा था, मेरा लिखा हुआ नहीं, किसी और ने लिखा है कि पहले जो छप के बिका करते थे अब बिक के छपा करते हैं अखबार। इस तरह की कोई लाइन किसी ने लिखी है। मुझको उम्मीद है कि YouTube पर आपका चेहरा भी दमके, चमके, और उसके अलावा YouTube से पैसे भी आएँ और गंभीर किस्म की पत्रकारिता भी YouTube के सहारे होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।